सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 19 समास पढ़ेंगे। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि अर्थात छोटा करना। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करने की विधि अर्थात छोटा करना। यह शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये क्या है? नए शब्दों के निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य में आने वाले भाग को हटाकर नया समासिक शब्द बनाया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में जो अन्य शब्द आते हैं उन्हें हटा करके एक नया शब्द जिसे हम सामासिक शब्द कहते हैं वो बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। तो जो सामासिक शब्द हम बनाते हैं और वो शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। छात्र के लिए आवास। ठीक है, अब देखिए, के लिए आ इतने शब्द हमने हटा के क्या बनाया? छात्रावास। एक नया शब्द बनकर तैयार हुआ जिसका अर्थ है छात्र के लिए आवास। एक तरह से हम देखें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बनते हैं वो कुछ सामासिक शब्द ही होते हैं। जैसे नीला है जो कंठ, नीलकंठ। ठीक है, तो हमने यहाँ से आ को लेकर के और यहाँ तक आ है जो, इतने को हटा करके हमने क्या बना दिया? नीलकंठ। छात्र के लिए आवास और नीला है जो कंठ शब्दों के समूह हैं। इन्हें संक्षिप्त करके छात्रावास और नीलकंठ शब्द बने हैं। शब्द समूह को संक्षिप्त करने का यह ढंग यानी कि तरीका समास कहलाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हम समास किसे कहते हैं। जो शब्द समूह को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है या तरीका होता है उसे हम हम इसे विधि कहेंगे। संक्षिप्त करने की जो विधि होती है उसे हम समास कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, अर्थात परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द, ठीक है, जो आपस में संबंध रखते हों, ऐसे शब्दों के मेल की प्रक्रिया जो होती है उसे हम समास कहते हैं। अब हम बात करते हैं समस्त पद के बारे में। शब्दों के समूह को मिलाकर जो नया शब्द हमारे सामने आता है वह समस्त पद कहलाता है। छात्रावास और नीलकंठ समस्त पद है। ठीक है, अभी हमने बनाए थे ना ये समास करके, समास की विधि के द्वारा हमने दो नए शब्द बनाए हैं। समास विग्रह। अब हम बात करते हैं समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना या तोड़ना। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने जोड़ करके जो शब्द बनाए उसे हम कहते हैं समस्त पद। अब उन्हीं शब्दों को जब हम तोड़ करके उस पहले वाली अवस्था में लाते हैं या उन शब्दों को हम तोड़ के पूर्ण रूप देते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने दो शब्द जो थे उन दोनों शब्दों का आपस में क्या संबंध है, तो उन दोनों शब्दों के बीच में जो संबंध प्रकट करने वाले शब्द हम लगाते हैं तो उन शब्दों को हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, तो ये हम एक क्रिया करते हैं। जैसे छात्र के लिए आवास और नीला है जो कंठ, जैसे ये शब्द था ना छात्रावास। अब छात्र और वास, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे छात्रवास करते हो तो इन दोनों शब्दों के बीच के जो शब्द हैं वो क्या होंगे? छात्र और वास। इन दोनों शब्दों जो दोनों ही एक दूसरे से मिलने वाले शब्द हैं, किंतु इन दोनों शब्दों का आपस में क्या संबंध है तो वो बताने वाले शब्द कौन से हैं? के लिए। ठीक है, छात्र के लिए आवास, तो जो के लिए है हमने इसका विग्रह कर दिया। छात्रावास का विग्रह यानी इसको हमने शब्द को बीच में से तोड़ दिया और दोनों शब्दों के बीच में संबंध बताने वाले शब्द को उसमें हमने जोड़ दिया, तो इसे हम कहते हैं समास विग्रह। अब हम बात करते हैं समास के भेद के बारे में। समास के 4 भेद होते हैं। कौन से? अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्यय का अर्थ है कम ना होना या व्यय ना होना। ठीक है, क्या होता है अव्यय का अर्थ? कम ना होना, जैसे व्यय करना यानी कि बर्बाद करना। ठीक है, और अव्यय का अर्थ हो गया अव्यय यानी बर्बाद न करना। जिस समास का पहला शब्द अव्यय होता है और समासिक पद भी अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अव्यय के बारे में हमने जो पढ़ा था, जैसे हमने वो पढ़े थे अव्ययी शब्द। ठीक है, अव्ययी शब्द यानी जिनमें कभी कोई बदलाव ना हो। तो ऐसे शब्द इन्होंने बोला ना जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो, मतलब जिसमें कोई बदलाव ना हो, हमेशा हर स्थिति में वो एक सा रहता हो, और सामासिक पद भी अव्यय होता है, यानी कि
जो समास का पहला शब्द है वो भी अव्यय होगा और उसके योग से बनने वाला जो शब्द बनेगा वो भी अव्यय ही होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। क्योंकि जो शब्द है वो भी ऐसा ही है, जो समस्थित पद बन रहा है, नया शब्द जो निर्माण हो रहा है वो भी अव्यय है, और जो समास विग्रह के समय पे मतलब जो शब्द है उस समास का पहला जो शब्द है वो भी अव्यय है। जैसे यहाँ पे देखो, हर दिन, हर जगह पे एक ही रहेगा, चाहे वो लिंग के अनुसार हो, चाहे पुरुष के अनुसार हो या वचन के अनुसार, सदैव ये हर का हर ही रहेगा। अब यहाँ पे पूरा शब्द जो है बोला था ना, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल पे, तो यहाँ पे है हर और दिन, ठीक है, 2 शब्द हैं। अब इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, नया शब्द, जो कि हमारा समासिक शब्द पद है, वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है प्रतिदिन। अब ये प्रतिदिन को हम कहीं पे भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, तो वो सदैव प्रतिदिन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार वो बदल जाए, नहीं। तो क्या हुआ, जो समास का जो पहला पद है, ठीक है, वो भी अव्यय है, और इन दोनों जो बाकी शब्द हैं, इन दोनों के योग से जो शब्द बन रहा है वो भी अव्यय ही है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। आगे हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। कैसा होगा, 2 पद बोले हैं ना, तो दूसरा पद जो होगा वो प्रधान होगा, तो वो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के बीच में समास होते समय कारक चिन्हों का कर्म से अधिकरण तक लोप हो जाता है, ठीक है। कहाँ से, कर्म से लेकर के अधिकरण तक, याद है आपको, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो होता है ना, वो विभक्तियां जो होती हैं, तो कर्म से लेकर के अधिकरण तक की जितनी भी विभक्ति लगी होगी उन सबका लोप हो जाएगा। किस समय, जो हम ये समास की जो प्रक्रिया होती है उसके समय। जैसे यहाँ पे देखते हैं कर्म तत्पुरुष का, जैसे शरणागत, शरण को, जो है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को, जहां कहीं भी को होगा तो उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त, देश को गत, देशगत, तो इसे हम कहते हैं कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष। फिर है करण तत्पुरुष, तो इसमें क्या है, करण से, तो जहां कहीं भी से का लोप हो तो वहां हो जाता है करण तत्पुरुष। फिर है संप्रदान, संप्रदान होता है के लिए, ठीक है, तो जहां कहीं भी के लिए का लोप हो जाए वहां हम कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसी प्रकार होता है आपादान, आपादान में क्या होता है, आपादान से का क्या है, जहां कहीं भी से का लोप हो, ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संबंध तत्पुरुष, तो संबंध क्या आता है, संबंध का के की, ठीक है, तो जहां पे भी का प्रयोग हो, की का प्रयोग हो, ठीक है, संबंध का की, ठीक है, के नहीं, के तो इसका होता है संप्रदान के लिए, सॉरी, हाँ सही है, संबंध का के की, ठीक है, का के की कहीं पे भी होगा तो उसका लोप हो जाएगा और वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। फिर आता है अधिकरण, अधिकरण का क्या है, में, तो यहाँ पे क्या होगा, जहां कहीं भी में का लोप हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। अब देखिए इसमें तत्पुरुष समास जो होते हैं उसके भी 2 भेद होते हैं, एक तो होते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्मधारय समास। जिस समास के पहले और दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य और उपमान, उपमेय का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो पहला क्या होता है, विशेषण, काली विशेषण है, ये उसकी विशेषता है। अब विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता है, ये मिर्च की, मिर्च की क्या विशेषता, मिर्च क्या हो गया, विशेष्य, और मिर्च की विशेषता क्या है, काली। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं और जो विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेष्य और विशेषण इन दोनों के योग में जो बीच के शब्दों का लोप करके एक समस्त पद बनाया जाता है तो वो क्या बना है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। इसी प्रकार हम दे उपमान और उपमेय में, तो उपमान और उपमेय में किस तरह से है, तो पहले है घन के समान श्याम, ठीक है। अब देखो जिसकी हम उपमा कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम उपमा कर रहे हैं, किसकी उपमा कर रहे हैं हम, श्याम की, तो ये क्या हो गया हमारा उपमेय। अब हम किससे इसकी तुलना कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं घन से, यानी बादलों से। तो बादल हमारे क्या हो गए, घन हमारे क्या हो गए, उपमान, ठीक है। तो ये हुआ हमारा उपमेय और ये हो गए हमारे उपमान, ठीक है। तो जहाँ पे उपमेय और उपमान ये दोनों हो तो इन दोनों के बीच के शब्दों का लोप करके जो हमारा समस्त पद बनेगा वो होगा घनश्याम। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया उपमान उपमेय वाला कर्मधारय समास, जो कि तत्पुरुष समास का एक भेद है। आगे हम बात करते हैं द्विगु समास के बारे में।
जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और पूरे समास से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 4, और फिर पूरे समास से समूह का बोध हो, राहों का समूह। ठीक है, अब क्या एक समूह के बारे में बात हो रही है, किसकी, 4 राहों के ऐसे एक समूह के बारे में बात हो रही है। तो 4 पहले आ गया, 3 3 9 4 3। तो ये देखो इस प्रकार से जहां भी पहला जो पद होगा वो संख्या वाला होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। और बाकी जो पूरा आखिरी जो बचते हैं वो सारे के सारे किसी एक समूह के बारे में बात कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। आगे हम बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में।